हाँ, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या होगा? डायूरेटिक्स। ठीक है ना, नाम में समझो, डायूरेटिक्स मतलब जो अपना यूरिन करवाता होगा ना, यूरिन को करवाना वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायूरेटिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड H2O इन यूरिन। जितने ज़्यादा H2O निकलेगा, जितना ज़्यादा सोडियम निकलेगा, उतना ज़्यादा यूरिन बनेगा, और जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कि यूरिन को प्रोमोट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स। ठीक है ना, ये अगर अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसका यूज़ क्या होगा, पर इन जनरल समझ लो कि डायूरेटिक्स क्यों दे रहे हैं। यूरिन को अपन लोग से अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। बाहर अब यूरिन में क्या होता है? पानी होता है। पानी और सोडियम को अगर अपने शरीर से बाहर निकाल दिए तो एक्सेस ऑफ वाटर अपने शरीर से निकल जाएगा। एक्सेस ऑफ वाटर कहाँ, किस फॉर्म में रहता है? एडेमा के फॉर्म में रहता है, या तो सोडियम ज़्यादा होगा तो हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये सबको ठीक करने के लिए अपन लोग क्या दे सकते हैं? डायूरेटिक दे सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो डायूरेटिक्स क्या हुआ? प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड H2O इन यूरिन। सिंपल। तो देखो इसका क्लासिफिकेशन जो होगा ना, उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये अपना जो है डायग्राम किसका है? नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो ये क्या हो गया अपना? ग्लोमेरुलस। ये क्या हो गया? बोमन्स कैप्सूल। फिर ये वाला पार्ट PCT, ये वाला पार्ट DCT, ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले है, और ये वाला पार्ट क्या है? कलेक्टिंग ड्रग। सिंपल। तो अपने को 4 मेजर साइट पे जो एक्ट कर रहे होंगे ना ड्रग्स, उनको देखते हैं। तो पहला साइट जो होगा ना, इसको अभी याद नहीं करना, ये बस सुन लो, क्योंकि जैसे जैसे ड्रग याद करेंगे ना ये याद होता जाएगा। तो पहला वाला जो साइट है उसको हम लोग बोलेंगे PCT। तो PCT पे जो ड्रग एक्ट कर रहा होगा ना, वो क्या कर रहा होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है। जैसे अपन लोग जब सांस भी लेते हैं ना, जैसे RBC भी पढ़े थे, तो RBC के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता था? H2O प्लस CO2 करते थे तो H2CO3 बनाता था। H2CO3 को किस में कन्वर्ट कर देता था? SCO3 माइनस में, और ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यू से लंग्स की तरफ चला जाता था अपना कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ही यहाँ पे इनिबिटर हो रहा है। तो उसको इनिबिट करने वाला ड्रग का नाम क्या होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। तो पहला क्या ड्रग था जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा था? उसका नाम क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। दूसरा ड्रग जो होगा, वो ड्रग क्या होगा? जो कि होगा अपना लूप ऑफ हेनले था। तो देखो लूप ऑफ हेनले के बहुत से पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट होगा डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे गिर रहा है। इस वाले पार्ट पे ऊपर चढ़ रहा है, तो ये होगा असेंडिंग लिम्ब। तो इसमें भी दो है। देखो ये पतला दिख रहा है और ये मोटा दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो उस पर काम करने वाला पहला वाला ड्रग किस पे काम कर रहा था? PCT पे। उसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। दूसरा वाला पार्ट जो है, जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम कर रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उस पर क्या हो रहा है? बेसिकली एक चैनल का है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। अभी हम लोग याद नहीं करना है, बस सुनते चलो, याद आगे हो ही जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है, उसको कौन ब्लॉक कर रहा है? देखो लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ही है ना, तो उसको उस पर जो एक्ट कर रहा होगा डायूरेटिक्स, उसका नाम क्या हो जाएगा? लूप डायूरेटिक्स। सिंपल। तो पहला वाला था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, दूसरा वाला क्या है अपना? लूप डायूरेटिक्स। सिंपल। ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं। तो देखो ये अपन लोग PCT देख लिए, लूप ऑफ हेनले देख लिए। अब देखो DCT में अपन लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक अर्ली वाला पार्ट और एक लेट वाला पार्ट। तो देखो अर्ली वाले पार्ट में जैसे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल था ना, सिमिलरली यहाँ पे है सोडियम और क्लोराइड का चैनल है। देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव चीज़ थे, इसलिए दो नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ा अपने को। यहाँ पे एक ही पॉजिटिव है इसलिए एक ही नेगेटिव, इसलिए सोडियम और क्लोराइड से इंपोर्टर ही होता है। ठीक है। तो इसको कौन ब्लॉक कर रहा है? थायाजाइड। अभी तक 3 ड्रग पढ़ लिए अपन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर जो कि PCT पे काम कर रहा था, जो लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लूप डायूरेटिक्स, और जो अपना DCT के अर्ली पार्ट में काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे थायाजाइड। अब जो चौथा पार्ट बचा है वो कौन सा पार्ट बचा? ये लेट पार्ट या फिर कलेक्टिंग डक्टी वाला पार्ट। तो इन पे क्या करेगा ना, यहाँ पे बेसिकली होता है क्या? पोटेशियम का सिक्रीशन होता है। पोटेशियम को सिक्रीट करते हुए बाहर अपने बॉडी से चला जाता है। तो अगर कोई डायूरेटिक्स यहाँ पे काम करेगा ना, तो यहाँ पे इसको पोटेशियम को बचाता है। वो बोलता है कि नहीं, पोटेशियम नहीं जाएगा और कोई जाएगा तो जाएगा। तो पोटेशियम को बचाना, उसको हम लोग कहते हैं स्पेयरिंग। पोटेशियम को छोड़ दिया तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कौन? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो यहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स काम करते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल साइट 1 था, उस पर कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज था, उसको इनिबिट कर दिए, तो उस ड्रग का नाम क्या हो गया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। दूसरा साइट क्या था? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसका थिक पार्ट, वहाँ पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता था सोडियम और क्लोराइड का, किसके हेल्प से? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड से इंपोर्टर। उसको कौन ब्लॉक कर दिया? लूप ऑफ हेनले को, लूप डायूरेटिक्स। फिर अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल था, उसमें सोडियम और क्लोराइड से इंपोर्टर था, उसको कौन ब्लॉक कर देगा? थायाजाइड। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड, और चौथा अपना पोटेशियम को छोड़ने वाला, मतलब कि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर पे काम करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे
पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, वही सिंपल। तो वही क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पे, पीसीटी पे काम करने वाला कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर। अभी ड्रग का नाम मत याद करो, आगे जाके याद करेंगे। इसमें एसिटाजोलामाइड आता है। फिर अपन लोग देखते हैं लूपोफेंडे में कौन सा, थिक असेंडिंग लिम्ब, उसमें आता है लूप डाययूरेटिक, सिंपल। फिर देखते हैं अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल, इसमें आता है थायाजाइड, और लेट में आता है एल्डोस्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, याद कर लो। फिर आगे जाके इसका और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं, क्या, पीसीटी पे। तो पीसीटी पे अपना क्या काम करता था, पीसीटी पे काम करता था अपना क्या, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर। तो काम कैसे करता है, ये बहुत ज़रूरी ड्रग है, इसको याद करो। ये और ये सबसे मेन है, और वाले छोड़ देना तो चलेगा। तो पहले पार्ट में अपन लोग देखेंगे यही दोनों ड्रग, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर और लूप डाययूरेटिक्स। तो देखो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करता है, अब देखो ये ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, मान लो, ठीक है ना, जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके सेल्स हैं। तो इस साइड ब्लड वेसल्स होगा, और इस साइड इधर भी ट्यूब्यूल्स के सेल होंगे, इधर भी ट्यूब्यूल्स के सेल होंगे। तो बीच में क्या है, ल्यूमेन बन रहा है ना एक ठो। तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेल्स, और इसके इधर साइड ब्लड जा रहा है अपना, सिंपल। तो देखो अपन लोग एक कहानी बनाएंगे, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्लड में होता है ना, वैसे यहाँ पे ही समझते हैं कि ल्यूमेन में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ से चालू करें ना, वापस इसी पे आ जाएंगे, तो देखते हैं कैसे। H2 और CO2 था, उसको ल्यूमेन से अपन लोग किस में डाल दिए, सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर H2 और CO2 आ गया। अभी H2 और CO2 को अपन लोग अभी बार बार पढ़ रहे थे, जैसे लंग्स में ट्रांसपोर्ट कैसे करा रहा था, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर ही था, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम ही था। वो H2 और CO2 को जोड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट फिर टूटेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक फॉर्म में H+ और HCO3-, सिंपल। तो देखो इतना तक बना, H2 और CO2 को लाया, एक एंजाइम को इस्तेमाल किया, उससे H2CO3 बनाए, टूटा H+ और HCO3- में। अब यहाँ पे एक चैनल होता है जो कि H+ को वापस छोड़ देगा और सोडियम को अंदर खींच लेगा। तो वही H+ बाहर जाएगा जो बन रहा है, सोडियम अंदर आ जाएगा। तो जो H+ है, और यहाँ पे पहले से ल्यूमेन में HCO3- प्रेजेंट होगा, तो ये H+ और HCO3- फिर से H2CO3 बनाएगा, और वो फिर कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, जैसे यहाँ से इसको जोड़ के ये बना रहा था, तो ये रिवर्स में भी कर सकता है। तो रिवर्स में फिर क्या बना देगा, H2 और CO2। तो वापस हम लोग H2 और CO2 पे आ गए। ये नॉर्मल चलता, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता, H2 CO2 से चालू किए, H2 यहाँ पे अंदर लाते, अंदर H2CO3 बनाते, तोड़ते आयनिक फॉर्म में H+ HCO3- में, HCO3- ब्लड में चला गया। यहाँ पे पहले से जो H+ था, HCO3- था, वो H+ से बाइंड करके H2CO3 बनाता, वही सेम एंजाइम फिर से काम करेगा, H2 और CO2 बनाएगा, सिंपल। एक साइकिल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन जो ये एसिटाजोलामाइड है, इसका भी एग्जाम्पल देखो, ये मैंने क्या बॉटल का फोटो लगाया, ये एसिटिक एसिड का बॉटल है। तो एसिटिक एसिड से हम लोग याद कर सकते हैं एसिटाजोलामाइड। तो देखो ये अपना क्या है, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर है ना। तो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर का एग्जांपल होता है एसिटाजोलामाइड। ये क्या कर रहा होगा, ये कार्बोनिक एनाहाइड्रेज के एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होगा। अगर ये इनहिबिट हो गया तो H2CO3 नहीं बनेगा, और अगर H2CO3 नहीं बनेगा तो H+ भी नहीं बनेगा, और HCO3- भी नहीं पड़ेगा। तो देखो H+ नहीं बना, अब H+ नहीं बना तो ये इधर नहीं जाएगा। अब मान लो दुकानदार को तुम पैसा ही नहीं दिए तो तुम्हें सामान देगा क्या, मतलब क्या, H+ तुम किसी को नहीं दिए तो सोडियम भी वापस तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब क्या, सोडियम ल्यूमेन में ही रह जाएगा, ल्यूमेन में ही रह जाएगा। तो वही लिखा है, सोडियम रिमेन इन ल्यूमेन, और ल्यूमेन में रहेगा, पानी ऊपर से आएगा और ले जाके इसको एक्सक्रीट आउट करवा देगा। तो इसलिए एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विथ यूरिन, सिंपल, समझे। तो ये अपना क्या हो गया, एसिटाजोलामाइड के बारे में। अब इसका यूज़ देखते हैं। देखो ये इसका एफिकेसी बहुत कम होता है, हाई एफिकेसी वाला बस एक ही होता है, इसको कहते हैं अपन लोग लूप डाययूरेटिक्स। तो अगर अपने को डाययूरेटिक्स का मतलब सिर्फ इसलिए काम कराना है कि एडेमा ओडेमा ठीक करा दे, तो उसके लिए अपन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं इन सब का, मेनली इसका ये, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाई सीलिंग डाययूरेटिक, बहुत ताकतवर होता है। ये सब छोटे मोटे हैं, इसलिए इसको छोटे मोटे दवा बीमारियों में यूज़ करते हैं। तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि क्या है, लो एफिकेसी वाला है। तो इसलिए डायबिटीज़ की तरह नहीं इस्तेमाल करते हैं, और डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और डिजीज़ में क्या, जैसे कि ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, अपना जो यहाँ पे आई मसल्स होते हैं ना, सिलियरी मसल्स, उस पर एंजाइम होते हैं कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, वो वैसे ही H2CO3 को ब्रेक करवा के H2O CO2 ये सब बनवा देंगे। तो H2O बन रहा है ना, तो H2O ही फिर क्या बनाता है, एक्वस ह्यूमर। दो ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर भी पानी से भर के बना हुआ है, तो यहाँ पे पानी भरते जाएगा तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन बढ़ते जाएगा। अब कोई आँख है मान ले, उसमें पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, एक्वस ह्यूमर भरते जा रहा है, तो इधर उधर ढकेलेगा ना, मतलब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा होगा, उसी को ठीक करना होता है। तो देखो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज रिस्पॉन्सिबल था, तो उसका इनहिबिटर दे दिए, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड से हम लोगों ने याद किया, एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड इसका प्रोडक्शन को घटाया, जैसे प्रोडक्शन घटाया तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ठीक हो गया। तो अगर हम लोग को बहुत अभी एकदम अचानक से हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, तो उसमें हम लोग ओरल या फिर IV रूट दे सकते हैं। और अगर बहुत दिन से चल रहा है, क्रोनिक स्टेट है, तो आराम से दवाई लगाओ, मतलब क्या, टॉपिकल लगा दो। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एसिटाजोलामाइड लिख देना, काम हो जाएगा।
फिर अपना आता है दूसरा लंग्स से। लंग्स से क्या याद कर लो, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस के समय क्या हो जाता है, एडेमा बनता है अपने। अब याद कर लो बस फोटो से कि माउंटेन सिकनेस के रिलीफ में भी ये इस्तेमाल किया जाता है, एसिटाजोलामाइड। तीसरा अपना आता है किडनी। तो किडनी में क्या करता है, ये यूरिन का अल्कलाइजेशन कर देता है। तो यूरिन के अल्कलाइजेशन से क्या होता है, देखो क्या होता है, एसिडिक ड्रग जो होगा ना वो अल्कलाइन यूरिन में सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, जबकि जो बेसिक ड्रग होगा वो एसिडिक यूरिन में सॉल्युबल होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो अगर अपने अंदर एसिडिक ड्रग बहुत सारा है, तो एसिडिक ड्रग बहुत सारा मतलब पॉइजनिंग हो रखी है, तो बहुत सारा है, तो ब्लड से फिर जब फिल्टर आउट होगा तो ये अपने यूरिन मतलब ये जीएफआर में आएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब यहाँ पे अगर अपन लोग अल्कलाइजेशन कर दिए तो एसिडिक यूरिन, एसिडिक ड्रग जो था यहीं रह जाएगा, फिर वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा। इसलिए अपन लोग यूरिन के अल्कलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हो, सिंपल। तो इसके 3 यूज़ हुए, एक ग्लॉकोमा, एक एक्यूट माउंटेन सिकनेस और एक अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। अब इसके छोटे मोटे एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं, तो देखो अगर सर पे है तो वही नॉर्मल याद कर लो, हेडेक, ड्राउजीनेस, ये सब आ रहा है। ब्लड में क्या, हाइपोकेलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों, क्योंकि SCO3 माइनस का लॉस हो रहा होगा, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सिंपल। और स्किन में हाइपर सेंसिटिविटी। 3 पार्ट है, हेड, ब्लड और स्किन। याद करो तो ठीक है, नहीं तो बस ऑर्गन से याद कर लो, हेड, ब्लड और स्किन। हेड से हेडेक और ड्राउजीनेस, ब्लड में क्या हो गया, हाइपोकेलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और स्किन में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सिंपल। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें इसका, तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन 2 है। एक लिवर डिजीज़ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और COPD में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों, तो देखो ये अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन कर देता है ना। अब अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन कर दिया तो ये इसके कारण क्या होगा, NH3 जो होता है ना, NH3 ये यूरिन में नहीं रह पाता है, ये यूरिन से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बेसिक है। तो ये बेसिक है तो ये अल्कलाइन यूरिन में थोड़ी रहेगा, अल्कलाइन यूरिन में NH3 नहीं रहेगा तो ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ब्लड में ही रहेगा ये। और मान लो आदमी को लिवर डिजीज़ था, तो लिवर डिजीज़ में क्या होता था, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब पहले से ये अमोनिया इसके कारण तो बढ़ ही रहा है और अपना एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो रहा है, मतलब नेट नेट दोनों बढ़ा रहा है अपने ब्लड में, और बढ़ाएगा तो वो फिर कहाँ, ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाके क्या करा देगा, कोमा करा देगा, सिंपल। तो वही एसिटाजोलामाइड अल्कलाइजेशन करा दिया जिसके कारण NH3 अमोनिया का एक्सक्रीशन घटा, तो वो अपने सर में गया अमोनिया, तो हेपेटिक कोमा हो सकता है। दूसरा अपना क्या है, COPD। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है, SCO3 माइनस के एक्सक्रीशन से हो रहा है। तो वो जब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए अपनी बॉडी क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है, उसका कॉम्प्लिकेशन है फिर COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ रहा है आदमी को, ठीक है ना, ये सिंपल है। तो अपना कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनिबिटर हुआ, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, H2O CO2 से चालू किया, H2 यहाँ पे सेल्स के अंदर लाए, वहाँ पे H2CO3 बनाए, आयनिक फॉर्म में तोड़े, और दुकानदार से H+ के बदले सोडियम को अंदर ले आए। पर एसिटाजोलामाइड ने क्या किया, इसी को इनिबिट कर दिया, तो यही नहीं बना, यही नहीं बना, तो दुकान को देने के लिए कुछ नहीं रहा, तो ये वापस अंदर नहीं आया, तो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो गया। यूजेस क्या हुई, ये लो एफिकेसी है तो डायबिटीज़ के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आँख, लंग्स और किडनी, ठीक है ना, दोनों पेयर वाले ही हैं, ये भी पेयर वाला, ये भी पेयर वाला, आँख, लंग्स और किडनी। आँख में क्या, ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में, लंग्स में माउंटेन सिकनेस के लिए, और किडनी में क्या करा रहा है, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करा रहा है। एडवर्स इफेक्ट सिंपल है, हेड को याद रखो, स्किन को याद रखो और ब्लड को। हेड में ड्राउजीनेस, स्किन में हाइपर सेंसिटिविटी, ब्लड में पोटेशियम का लॉस हो रहा होगा ना, तो हाइपोकेलीमिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में 2 है, एक लिवर डिजीज़ है, इसका ड्राइंग बनाते नहीं तो आदमी को भूल सकता है। इसमें 1 और 2 याद कर लो, 1 और 2 मतलब क्या, इसको पतला करते हैं थोड़ा, 0.2, हाँ, इसमें लिवर डिजीज़ 1 और 2 मतलब क्या, लंग्स बना देते हैं। उसमें सब 2 था, किसमें, यूजेस में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में 1 और 2 है। चलो अब अपन लोग देखते हैं क्या, लूप डायरेटिक्स, ये समझ में आ गया। तो देखो लूप डायरेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो लूप डायरेटिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम कर रहा है। इसका दूसरा नाम होता है हाई सीलिंग डायरेटिक्स। हाई सीलिंग क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम सोडियम का एक्सक्रीशन करा सकता है, तो मैक्सिमम यूरिन भी एक्सक्रीट आउट होगा, इसलिए हाई सीलिंग डायरेटिक्स कहते हैं इसको। और देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, हम लोग पहले वाले में किसको इनिबिट किए, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज को। इसमें क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ठीक है ना,
जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज। तो देखो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड टू ट्रांसपोर्ट होता है नॉर्मली, ये क्या कराता है, सोडियम पोटेशियम को भी ऑब्जॉर्व कराता है और साथ में कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड को भी ऑब्जॉर्व कराता है। तब हम लोग क्या दे दिए, लूप डायरेटिक्स को, तो इसको ब्लॉक कर दिया, तो उसके कारण क्या होगा, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, तो ये अपने एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सिंपल। तो इसका ड्रग का नाम क्या होता है, सबसे मेन ये तो याद होगा, अगर नहीं याद हो तो ठीक है। लूप डायरेटिक्स में सबसे मेन जो ड्रग होता है वो होता है फ्यूरोसेमाइड। तो देखो फ्यूरो का चप्पल आता है ना, तो उसी से याद कर लो फ्यूरोसेमाइड। और टॉर्सो होता है अपना, टॉर्सो, देखो इसको टॉर्सो बोलते हैं, तो ये टॉर्सेमाइड से याद कर लो, 2 याद कर लो, इसको छोड़ दो। तो फ्यूरो के चप्पल से फ्यूरोसेमाइड और टॉर्सो के चप्पल से टॉर्सेमाइड। इसके पहले अपन लोगों ने क्या याद किया, एसिटाजोलामाइड, एसिटिक एसिड के बॉटल से, ठीक है ना। तो देखो इसका यूज़ किस में आएगा, ये हाई सीलिंग डायरेटिक्स है ना, तो ये डायरेटिक्स की तरह काम कर सकता है अच्छे से। तो कैसे करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, एडेमा को ट्रीटमेंट के लिए काम करेगा, क्योंकि देखो अब अपने अंदर से क्या यूरिन बाहर निकल रहा होगा, तो यूरिन बाहर निकलेगा तो उसके कारण वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो फिर एडेमा को ठीक किया जा सकता है, सिंपल। तो देखो पहला पार्ट है इसमें, एडेमा को ठीक करने के लिए क्या, पल्मोनरी एडेमा ठीक कर सकता है। पल्मोनरी एडेमा कैसे ठीक करेगा, देखो अपन लोगों ने फ्यूरोसेमाइड, अपन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये यूरिन निकल रहा है तो वाटर कम हो रहा है, वाटर कम हो रहा है तो फिर एडेमा का ही वाटर कम हो रहा है, ठीक है वो कारण है, पर उसके अलावा भी कारण से देखो क्या होता है, हम लोग जब इंट्रावेनस फ्यूरोसेमाइड दिए ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहा है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर से बाइंड करके क्या कराता है, उनको डायलेट कर देता है। तो जब डायलेट किया, पल्मोनरी एडेमा क्यों हो रहा है, पहले ये समझो, पल्मोनरी एडेमा मतलब क्या, लंग्स के अराउंड अपना फ्लूइड भर जाना। तो देखो लंग्स है ये, और ये अपना क्या है, हार्ट है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी वेन जो भी है, पल्मोनरी आर्टरी होगा, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से लेके गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी एडेमा के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड है तो उसमें से धीरे धीरे रिस रहा है, तो ये क्या बाहर साइड अपना लीक आउट कर रहा है, रिसना मतलब लीक आउट कर रहा है धीरे धीरे, तो ये अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना रहा है, वही इसके अराउंड इकट्ठा हो जा रहा है। तो मतलब इस एरिया में क्या है, ब्लड ज़्यादा है, इस एरिया में ब्लड ज़्यादा है, वही धीरे धीरे लीक आउट कर रहा है, तो फिर आसपास एडेमा बना रहा है, ये इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है। तो उसको हम लोग को ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे, हम लोग ने फ्यूरोसेमाइड दिया, तो फ्यूरोसेमाइड के कारण क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, वो प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेशन का है, कहाँ पे देखो, तो ये बॉडी है ना, तो देखो ये सेंटर वाला पार्ट है पेरीफेरी, तो पेरीफेरी में क्या करा देगा, वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन कराया तो पेरीफेरी में क्या, जो वॉल्यूम है ब्लड जो आ सकता है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इसी को कहते हैं सिस्टमिक कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब तो इसके कारण क्या होगा, जो अपना पल्मोनरी सिस्टम था ना, उससे किससे साइड चला जाएगा, अपना सिस्टमिक वाले पार्ट में, मतलब जो लंग्स के अराउंड ब्लड वेसल्स थे उसमें जो ब्लड इकट्ठा था वो धीरे धीरे और बॉडी के अलग अलग हिस्से में चले जाने लग जाएगा, इसके कारण अपना पल्मोनरी एडेमा ठीक हो जाएगा, सिंपल। और भी एडेमा में ठीक कर सकता है, जैसे इनिशियल स्टेज ऑफ रीनल और कार्डिक एडेमा। दूसरा अपना क्या, अब देखो सब लॉस हो रहा है अपना, देखो सोडियम भी लॉस हो रहा है, पोटेशियम भी, क्लोराइड भी, तो उसी का चक्कर में कैल्शियम भी लॉस हो रहा होगा। तो कैल्शियम लॉस होगा तो अगर मान लो अपने बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया है तो ये दे दो IV फ्यूरोसेमाइड, तो कैल्शियम लॉस करा के, कैल्शियम अगर ज़्यादा है तो उसको लॉस करा के कैल्शियम को नॉर्मल लेवल पे ला देगा, सिंपल। फिर अपना तीसरा क्या है, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कैसे ठीक कराएगा, देखो सोडियम को लॉस करवाएगा, सोडियम लॉस होगा तो अपने आप क्या BP नॉर्मल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये कब दिया जाता है, जैसे हाइपरटेंशन बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन है, या फिर अपनी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, रीनल फेलियर वाली कंडीशन में फिर हाइपरटेंशन तब। तो बेसिकली ये हाई सीलिंग है ना, तो इसको इमरजेंसी के केस में दिया जाता है, सिंपल। और चौथा क्या, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया अपन लोग, एडेमा के लिए देते हैं, और 2 हाइपर मतलब क्या, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपरटेंशन के लिए देते हैं, और एक वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड मतलब क्या, जैसे मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए, तो मान लो किसी में 5 लीटर ब्लड पहले से ही था, अब अपन लोग ने, हम लोग को लगा उसमें खून कम है, हम लोग ने आधा लीटर और डाल दिया, तब ब्लड वेसल के पास तो एक कैपेसिटी है कि वो 5 लीटर ही रख सकती है। अब सारे 5 लीटर खून आ गया तो उसको दिक्कत होगा ना, इधर उधर लीक आउट करने लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डाययूरेटिक्स दे देते हैं। डाययूरेटिक्स में क्या, एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो अपने किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, सिंपल। तो देखो अपन लोगों ने क्या पढ़ा, लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्यों कहते थे, क्योंकि वो लूप ऑफ हेनले पे काम करता था, और इसमें मैक्सिमम सोडियम एक्सक्रीशन होता है, इसलिए इसको हाई सीलिंग डायरेटिक्स कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, बस एक चीज़ याद करो, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को रोक रहा था। ड्रग्स इसमें क्या हो गया, फ्यूरो के चप्पल से याद कर लो फ्यूरोसेमाइड, और ये टॉर्सो से याद कर लो, बॉडी के टॉर्सो से टॉर्सेमाइड, सिंपल। यूजेस 3, एक मतलब 4 है, एक एडेमा को ठीक करता था, और 2 हाइपर मतलब हाइपरक्लीमिया, हाइपरटेंशन और वॉल्यूम ओवरलोड। वहाँ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था,
कार्बोनिक एनाहाइड्राइड्स को इनहिबिट करना, जिसके कारण H2CO3 ना बनना, जिसके कारण अपने पास हाइड्रोजन की करेंसी नहीं बची, तो सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। इसका एग्जांपल था फ्यूरोसमाइड और टॉर्समाइड, इसका एग्जांपल था एसिटाजोलामाइड। इसके यूजेस में अपना सारे डबल डबल थे, मतलब 2 आँख, 2 लंग्स, 2 किडनी। तो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट था, माउंटेन सिकनेस का ट्रीटमेंट था, और अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन था। इसमें सिंगल सिंपल चल रहा है, मतलब एडेमा, हाइपर वाले हाइपरकैल्सीमिया, टेंशन और वॉल्यूम ओवरलोड। उसके एडवर्स इफेक्ट क्या थे? उसके एडवर्स इफेक्ट थे अपने, देखो, हेड, ब्लड और स्किन पे काम कर रहा था ना। इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा? कम ज़्यादा करना है। तो देखो, कम ज़्यादा क्या मतलब? इलेक्ट्रोलाइट को अपने को कम करना होगा और ब्लड में जो बाकी बायोमोलिक्यूल्स उनको बढ़ाना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्टर्बेंस, देखो, सोडियम को लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? उसको क्या कहेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। पोटेशियम को लॉस हो रहा है, उसके कारण क्या कहेंगे? हाइपोकेलीमिया। अब पोटेशियम क्या है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, तो मसल वीकनेस हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या? अरिथमिया हो जाएगा। और बेसिकली मसल प्रोटीन बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, इसलिए मसल वीकनेस हो जाएगा। और अरिथमिया, अरिथमिया मतलब क्या? पोटेशियम अगर हार्ट मसल्स में गया ना तो उसके नॉर्मल रेट को अल्टर करेगा, इसलिए अरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? अपने अंदर से पोटेशियम, अपने को पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दे दो, ऐसे डायरेटिक्स जिनमें पोटेशियम का लॉस ना हो तो हाइपोकैलेमिया नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा ये सब चीज़। या तो फिर ये देना ही है तुमको, बहुत ज़रूरी है देना, तो इसके साथ साथ पोटेशियम आदमी को खिलाने लग जाओ तो ठीक हो जाएगा। तो देखो, सोडियम को लॉस को हाइपोनेट्रीमिया, पोटेशियम को लॉस को हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम को लॉस को हाइपोकैल्सीमिया, और मैग्नीशियम को लॉस को हाइपोमैग्नीसीमिया। तो हम लोगों ने क्या बोलता, कुछ कमेगा और कुछ बढ़ेगा। कमेगा क्या? सारे इलेक्ट्रोलाइट घट रहे होंगे, सोडियम घट रहा है, पोटेशियम घट रहा है, कैल्शियम घट रहा है, मैग्नीशियम घट रहा है। अब कुछ बढ़ा दो तो सब ब्लड में बढ़ा दो, जैसे कि ग्लूकोज बढ़ा दोगे तो हाइपरग्लाइसीमिया, लिपिड बढ़ा दोगे तो हाइपरलिपिडीमिया, और यूरिक एसिड बढ़ा दोगे तो हाइपरयूरिसीमिया। अब इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, इनको याद कर लो, ये बेसिक जरूरी है। ये नहीं याद करो तो चलेगा, पर इनका कारण दे दोगे तो तुम्हें थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। तो देखो, जो अपना ये लूप डायरेटिक है ना, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को घटवाता है। अब सिक्रीशन घटा तो अपने अंदर क्या, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो ब्लड में रहेगा, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। फिर क्या, जो ये है मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है, किसके? लिपिड मेटाबॉलिज्म को। कौन? लूप डायरेटिक्स। और लिपिड मेटाबॉलिज्म को अल्टर करके क्या बनाता है अपने अंदर? टीजी भी बढ़ जाता है और एलडीएल भी बढ़ जाता है। और ये दोनों कौन है? बैड लिपिड है। गुड लिपिड कौन से होते हैं? एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और हाइपरयूरिसीमिया क्यों हो रहा है? देखो, एक्सक्रीशन घट रहा है ना। अपना डायरेटिक्स का काम क्या था? बेसिकली सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का तो एक्सक्रीशन बढ़ा था, पर इसमें कहीं भी यूरिया का नाम नहीं है ना, यूरिया का एक्सक्रीशन नहीं करवा पा रहा होता, तो अपने अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा रह जाएगा, और इकट्ठा रह गया तो धीरे धीरे क्या, ब्लड में इकट्ठा होगा, ब्लड से फिर जॉइंट में गया तो गाउट हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया मेटाबॉलिक। तो कुछ घटा क्या क्या? इलेक्ट्रोलाइट घटे। कुछ बढ़ा तो बढ़ा क्या क्या? अपना ये ग्लूकोज बढ़ा, लिपिड बढ़ा और यूरिक एसिड बढ़ा। और तीसरा बस याद कर लो क्या? ओटोटॉक्सिसिटी। तो ओटोटॉक्सिसिटी ऐसे नहीं होता है, ऐसे ड्रग जैसे मान लो अपनी किडनी खराब चल रही है, ठीक है ना, और साथ में ऐसे ड्रग दे दिए जो कि ऑटोटॉक्सिक है। ऑटोटॉक्सिक मतलब क्या? अपने कान को दिक्कत कर रहे हैं, तो ये दोनों मिल के क्या करते हैं? हेयर सेल्स को डैमेज करते हैं। बेसिकली ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूरोसमाइड। और पहले से आदमी को किडनी डैमेज था, दोनों मिलके क्या किए? कंडीशन बनाया जिसमें क्या, अपना हेयर सेल्स होते हैं ना अपने अंदर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैलेंस या हेयरिंग, अच्छे से याद नहीं इसको। अच्छा, आपका आज का क्वेश्चन ये है कि हेयर सेल्स इन इनर ईयर क्या करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो वो डैमेज होगा तो ईयर का फंक्शन खराब हो जाएगा। ऑटोटॉक्सिक, ऑटो मतलब क्या है यहाँ पे? ईयर की बात की जा रही है। तो डीफनेस हो जाएगा, बैलेंस नहीं कर पाओगे तो वर्टिगो, और टिनिटस। दो चीज़ बताना है, हेयर सेल और टिनिटस क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है ना, सिंपल। तो अपन लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? इसके एडवर्स इफेक्ट में अपन लोग पढ़े थे हेड, ब्लड, स्किन। इसमें हम लोगों ने कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया, कुछ बढ़ाया, और कान को ख़राब कर दिया, मतलब क्या? ऑटोटॉक्सिसिटी। अब देखते हैं क्या, ड्रग इंटरेक्शन। तो देखो, ड्रग इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, लेटर वाइज चलो। अमाइनो ग्लाइकोसाइड अपन लोग पढ़े हैं ना भाई, किस में पढ़े हैं? ये एंटी माइक्रोबियल्स में। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी ऑटोटॉक्सिक होता है, और ये फ्यूरोसमाइड के बारे में तो पढ़े हैं, ये ऑटोटॉक्सिक होता है। तो दोनों मिलके बहुत ऑटोटॉक्सिसिटी फैला देंगे। एक होता है अमाइलोराइड, ठीक है ना। अमाइलोराइड का फोटो मैंने सोचा था यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अमाइलोराइड बेसिकली दूसरा डाययूरेटिक ही है, ठीक है ना। तो देखो, ये राइट से अपन लोग याद कर सकते हैं अमाइलोराइड। तो अमाइलोराइड क्या करता है? पोटेशियम बचाता है, जबकि अपना जो फ्यूरोसमाइड है पोटेशियम का लॉस कराता है। तो इसलिए दोनों मिलके क्या, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे। मतलब क्या, एक घटाया, एक बचा के रखा, एक घटा के रखा, दोनों मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे। तो पहला अपना हो गया अमाइनो ग्लाइकोसाइड, दूसरा अपना हो गया अमाइलोराइड। तीसरा देखते हैं डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन कब देते हैं? कार्डिक अरिथमिया को ठीक करने के लिए देते हैं ना। तो देखो, लूप डायरेटिक्स दिए, पोटेशियम को लॉस हुआ,
तो अब ब्लड में कोई पोटेशियम बाइंड करने के लिए नहीं रहेगा डिजॉक्सिन को, तो डिजॉक्सिन पगलाते हुए घूमेगा कि मैं किस चीज़ से तो बाइंड करना है, अगर पोटेशियम से बाइंड नहीं करूँगा तो किसी से तो बाइंड करूँगा। तो किससे बाइंड करेगा, एक चैनल होता है सोडियम पोटेशियम ATPase, उससे बाइंड करता है। तो उसके कारण क्या अपने अंदर अलग अलग मैनिफेस्टेशन आते हैं जिसको जोड़ के कहा जाता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सिंपल। तो इसको मत याद करो, बस ड्रग्स के नाम याद कर लो, अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइलोराइड, डिजॉक्सिन, इसके कारण टॉक्सिसिटी हो रही। और चौथा लिथियम। लिथियम क्या कराता है, जब लूप डायरेटिक्स ने क्या बोला कि सोडियम का लॉस हो, तो सोडियम के लॉस के साथ साथ लिथियम का भी लॉस हो जाता है, तो अपने अंदर लिथियम की कमी हो जाती है। तो लिथियम की कमी हो जाती है ना, तो बॉडी बोलता है पीसीटी को कि जल्दी जल्दी लिथियम एब्जॉर्ब करो पीसीटी से। तो पीसीटी से बहुत ज़्यादा लिथियम एब्जॉर्ब हो जाता है, तो क्या लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो बेसिकली होना चाहिए था लॉस, पर अपनी बॉडी कंपनसेशन के चक्कर में टॉक्सिसिटी करा देती है। सिंपल। तो कुछ मत याद करो, 4 ड्रग्स के नाम याद कर लो। एक एंटी माइक्रोबियल से अमाइनोग्लाइकोसाइड, एक राइड से याद कर लो अमाइलोराइड, एक हार्ट वाले सिस्टम से याद कर लो डिजॉक्सिन, और एक लिथियम याद कर लो। बस सिंपल, ये हो गया ख़त्म अपना, ठीक है ना। तो अपन लोग अब पार्ट 1 में ये देख लिए, पार्ट 2 में अब देखेंगे बचे हुए ड्रग्स।